स्वागत है। आज हमारे विशेष प्रोग्राम संवाद में आपका स्वागत है। हमारे साथ में रायबरेली के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह मौजूद हैं, जिनसे हम लोग आज संवाद के तहत बातचीत करेंगे। खास दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो प्रशांत जी, रायबरेली के होने के नाते हम दोनों भाई भी हैं और एक बड़े भाई का आशीर्वाद आपके साथ है कि आपने रायबरेली जनपद को ये 7 जैसा एक चैनल दिया जो रायबरेली की आवाज़ हम तक पहुंचाएगा, रायबरेली की स्मृतियों को दूर तक पहुंचाएगा, रायबरेली के इतिहास को दूर तक पहुंचाएगा, रायबरेली की खेती किसानी से लेकर के रायबरेली के व्यवसाय को दूर तक पहुंचाएगा। ऐसा रायबरेली के साथ एहसान करने के लिए मैं आपको हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो चीज़ आज आप रायबरेली को देने जा रहे हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, निश्चित तौर से मैं आशा करता हूँ, ईश्वर से कामना करता हूँ कि भगवान आपको इतनी शक्ति दे कि ये एक दिन सैटेलाइट से प्रसारित हो, रायबरेली की आवाज़ सैटेलाइट के माध्यम से पूरे विश्व में गूंजे। ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका। अगर देखा जाए सर, देश में कोविड-19 को लेकर बड़ी समस्याएं चल रही हैं, बहुत लोग परेशान हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें अभी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। कैसे देखते हैं आप? लगातार आप जनता के बीच में थे, किस तरह से देखा आपने? कैसे निपटना चाहिए? क्या क्या समस्याएं सामने आ रही हैं सर? देखिए, रायबरेली सहित पूरा विश्व कोविड-19 से परेशान है। हिंदुस्तान सहित पूरा विश्व कोविड-19 से परेशान है और कोविड-19 जैसी महामारी किसी को बता के नहीं आई, किसी को जानकारी नहीं थी, इससे लड़ाई का कोई रास्ता किसी को मालूम नहीं था, बचाव के रास्ते किसी को मालूम नहीं थे। फिर भी हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों ने इस कोविड-19 से बहुत अच्छे से निपटा और निपट रहे हैं। निश्चित तौर से हमने देखा कि जो लोग कोविड-19 से परेशान हुए, शुरुआती दौर में लॉकडाउन से परेशान हुए, लोगों ने अपने व्यवसाय को छोड़ करके जो लोग दूर चले गए थे नौकरी पेशा करने के लिए, वो सब लोग वहाँ से लौटे। उनके सामने संकट था, लेकिन जो भारतीय संस्कृति में हम लोगों को सिखाया गया है, हम लोगों के अंदर एक एक व्यक्ति के अंदर ऐसे विचार हैं, ऐसी भावना है कि हमको सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का जो हम लोगों ने पढ़ा है, उससे एक एक गांव का आम आदमी भी एक दूसरे की मदद करने के लिए खड़ा हुआ। पूरे विश्व में क्या हुआ और भारत में क्या हुआ, दोनों में बहुत अंतर है। कोविड-19 में हर घर से लोग निकल करके हर प्रभावित व्यक्ति मदद करने के लिए निकले। मैं रायबरेली वासियों से, हिंदुस्तान के सभी इस संस्कृति के उपासक, इस संस्कार को मानने वाले लोगों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि भारत में ऐसी संस्कृति है कि कोई भूखा नहीं रहने पाया, कोई परेशान हुआ जरूर, लेकिन इतना ज्यादा लंबे समय तक परेशान नहीं हो पाया। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने, दोनों लोगों ने मिल करके ऐसे उपाय किए हैं, ऐसी व्यवस्था दी है, ऐसी भावनात्मक लगाव अपने आम नागरिकों के प्रति रख करके उन्होंने जो सेवा की है, निश्चित तौर से दूसरे देशों में ऐसा नहीं पाया गया। कोविड-19 के दौरान हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर से लोगों ने एक दूसरे की सहायता की, मदद करी और जिस संवेदनशीलता का परिचय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है, सबसे आगे देश में बढ़ करके उन्होंने, चाहे वो कोटा के छात्र रहे हों, चाहे दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए उत्तर प्रदेश के नागरिक रहे हों, सबको लाने का, सबको ला करके उनको खाने का, उनके रोजगार का जो इंतजाम किया है, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपके आज पहले दिन चैनल जो S7 लॉन्च हो रहा है, इसके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के जन जन के अभिभावक हैं, आज S7 के इस जिन्होंने लॉन्च किया है, हमारे भाई प्रशांत द्विवेदी जी को भी मैं आशीर्वाद की कामना करता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का हाथ भी S7 के संचालकों के साथ रहे, जिससे ये आगे बढ़ता रहे और रायबरेली की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में रायबरेली का प्रचार माध्यम तंत्र और मजबूत हो आपके माध्यम से, ऐसी मैं अपेक्षा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से करता हूं। सर, दूसरा सवाल, आप रायबरेली का प्रतिनिधित्व करते हैं,
तो रायबरेली में आप कई, जैसे हम लोग के पास में कई खबरें आई कि कई लोगों को आपने रायबरेली में बुलाया बाहर से, कैसे ये सब किया आपने, कैसे इतनी बड़ी प्लानिंग की और कितने लोगों को आपने लाभान्वित किया इसमें? देखिए, मैंने अकेले लाभान्वित नहीं किया। मैंने आपसे कहा कि भारतवासियों के भीतर जो संस्कार है, हमारे बुजुर्गों ने भी हमारे अपने समकक्ष लोग जब परेशान हुए थे तो उनको उनकी मदद की थी। मैंने अपने बुजुर्गों से सीखा है, रायबरेली के हर लोगों ने मदद की। वैसे रायबरेली के आम आदमी की तरह दिनेश सिंह ने भी लोगों की मदद की। ये अलग बात है कि रायबरेली के लोगों के आशीर्वाद से, अपने माँ बाप के आशीर्वाद से मेरे पास संसाधन ज्यादा थे। मैंने उत्तर प्रदेश के उन नागरिकों की, रायबरेली के उन नागरिकों की मदद की जो उत्तर प्रदेश के बाहर फंसे थे। उनको लाने के लिए मैं खुद 8-8, 10-10 घंटा अपने कार्यालय में बैठ के लोगों से संपर्क करता था, चाहे साउथ इंडिया में रहे हो, चाहे नॉर्थ इंडिया में रहे हो, जहां कहीं फंसे होंगे उनको लाने का मैंने प्रयास किया। लेकिन ये जो मैंने किया है, ये हर आम आदमी ने भी किया, रायबरेली के हर नागरिक ने किया। मैंने कोई अलग से कोई चीज नहीं की। सेवा भाव जन जन में है रायबरेली के, और उन्हीं रायबरेली के बुजुर्गों से मैंने सीख करके इस कोविड-19 के दौरान मैंने सेवा किया रायबरेली वासियों की। सर, दूसरा सवाल, अभी उत्तर प्रदेश में एक बहुत मामला गर्म चल रहा है और देखा जाए तो कई लोग इसमें अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, तो क्योंकि आप भी उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं लीड करते हैं। सवाल मेरा ये सर है कि विकास दुबे का जिस तरह से एनकाउंटर किया गया, उस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, पहली चीज तो निश्चित तौर से विकास दुबे एक अपराधी था जिसने ऐसे तंत्र के ऊपर हमला किया जो आम आदमी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अगर आम आदमी सुरक्षित नहीं रहेगा तो निश्चित तौर से उसके अंदर तकलीफ होगी, प्रतिक्रिया होगी। अगर अपराधी को किसी समाज से जोड़ करके जो चर्चा बहुत ज्यादा हुई है, मैं इससे आहत हूं। निश्चित तौर से मैं प्रतिक्रिया तो इस पर नहीं व्यक्त करना चाहता हूं, लेकिन आपने सवाल कर दिया इसलिए मैं कह रहा हूं जी। कोई भी युग रहा हो, त्रेता, द्वापर, सतयुग और आप कलयुग, सब युग में ब्राह्मण की पूजा की गई है। ब्राह्मण को पूज्य माना गया है, देवता के समान माना गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कम से कम हम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं, मैं जानता हूं ब्राह्मण का सम्मान करना। आज भी मैं साल में एक बार अपने यहाँ एक कार्यक्रम करता हूं जिसमें ब्राह्मणों के चरण धो करके अपने पूरे घर में आज भी मैं उस जल को छिड़कता हूं। ये मानता हूं कि आप ब्राह्मण देव समान है। लेकिन जिन लोगों ने इस तरह की प्रतिक्रिया दी, उसके प्रति जो हमदर्दी की, ये उचित नहीं है। ब्राह्मण को अगर उसके बगल में खड़ा किया गया, एक अपराधी के बगल में खड़ा किया गया, तो ये ब्राह्मण का अपमान होगा। मैं अपने उन नवयुवकों से, किसी बुजुर्ग की प्रतिक्रिया नहीं आई है, कुछ नौजवानों की प्रतिक्रिया जरूर इसके पक्ष में आई है, इसलिए मैं उन्हें ये सिखाने का प्रयास करूंगा, ये बताने का प्रयास करूंगा कि निश्चित तौर से अकेले विकास दुबे ब्राह्मण नहीं थे, एक अपराधी थे। अगर कभी भी ब्राह्मण के सम्मान के ऊपर हमला किया जाएगा तो मैं दिनेश सिंह, रायबरेली का ये चिराग, रायबरेली का बेटा, हर ब्राह्मण के सम्मान के लिए सदैव खड़ा हुआ है। और भविष्य में जब भी कभी आवश्यकता पड़ेगी, सबसे पहले दिनेश सिंह उस ब्राह्मण के सम्मान में खड़े होंगे। ये मैं आपको, आपके माध्यम से रायबरेली के सम्मानित ब्राह्मणों को, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को विश्वास दिलाता हूँ। S7 उत्तर प्रदेश का भी खबरों का संचालन करेगा रायबरेली के साथ साथ में, तो हमारा फर्ज है आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर से दिनेश सिंह कितना संतुष्ट है? क्या लगता है कि पुलिसिंग बढ़िया चल रही है? क्या, किस तरह से आप देखते हैं उसको? देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है जी कि रायबरेली की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग अगर पिछले मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल से तुलना किया जाएगा तो बहुत बहुत बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। लेकिन अभी भी इस पुलिसिंग में और आचरण, व्यवहार उनका ठीक करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जिस घटना का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, इस घटना में भी कहीं ना कहीं पुलिस का भी रोल प्रतीत होता है। आम आदमी की नजर में आ रहा है कि पुलिस ने ही इस कार्यवाही में कहीं ना कहीं हाथ बटाया। पुलिस वालों को मरवाने में भी जितना हाथ विकास दुबे का रहा है, कहीं ना कहीं उसमें पुलिस का भी रोल प्रतीत होता है। ऐसे आचरण जब पुलिस वाले अगर रखते हैं तो आम जनता में निश्चित तौर से पुलिसिंग के खिलाफ संदेश जाता है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार से अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह से मैं अनुरोध करता हूं कि कार्यशाला लगाई जाए और पुलिस के आचरण को, पुलिस के व्यवहार को और ठीक करने की जरूरत है। दिनेश जी, अगर देखा जाए तो कोविड-19 पर फिर से आते हैं, अगर देखा जाए तो साफ तौर पे
कई लोग बाहर से आए, कोई मुंबई से, कोई गुजरात से, कोई बड़ौदा से, अपने रायबरेली के लोग जो है हर जगह पे फैले हुए हैं अगर हम लोग देखें तो सबसे बड़ा मामला ये आता कि बेरोजगारी। यहाँ आ तो गए हैं अपनी जान को बचाने के लिए, लेकिन जिंदा कैसे रहेंगे? तो रोजगार के लिए क्या सोचते हैं आप, क्योंकि आप रायबरेली को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या प्रयास हैं आपके और क्या सोचते हैं आप रोजगार को लेकर? मैं फिर आपको दोबारा वही बात रिपीट करता हूं कि हमारे संस्कार और संस्कृति में जी इतना हम लोगों के मन में भरा गया है, इतने विचार ऐसे किए गए हैं कि हम एक दूसरे की मदद करते हैं। जी जी। अगर मैं सक्षम हूं, मेरे आसपास 50 आदमी बेरोजगार हैं, तो मैं 50 आदमी को भूखा सोने नहीं देने का संकल्प लेता हूं, और मेरे जैसे बहुत सारे रायबरेली वासियों ने ऐसा काम किया है। तो पहली चीज तो ये निश्चित तौर से रोजगार का विषय गंभीर विषय है, और उत्तर प्रदेश की सरकार इस पर लगातार प्रयास कर रही है। मनरेगा में भी उन्होंने तमाम लोगों को रोजगार देने के लिए और अलग से काम का सृजन करके और उनको रोजगार देने का प्रयास कर रही है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि अब तक लाखों लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है, और आने वाले वक्त में मैं कह रहा हूं कि ये बीमारी बता के नहीं आई थी, तो संभलने का वक्त चाहिए, थोड़ा वक्त और लगेगा। उत्तर प्रदेश में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। ऐसी व्यवस्था हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होगी। अच्छा दिनेश जी, चलिए बात करते हैं साफ तौर पर कि अगर देखा जाए तो कोविड की बीमारी आई, लोग परेशान हुए, रोजगार की समस्याएं आप खत्म करने की बात कह रहे हैं। रायबरेली के डेवलपमेंट के बारे में क्या कहना आपका है कि कहीं क्या डेवलपमेंट कैसा चल रहा है? क्या इससे भी कोई प्रभाव पड़ा है क्या डेवलपमेंट में? जिस तरह से बीमारी को लेकर भी कुछ प्रभाव पड़ा है क्या? देखिए, जब सरकारें ईमानदार होती हैं जी, डेवलपमेंट स्वतः होता है। मैंने देखा है, मैं प्रायः गांव में दौरा करता रहता हूं। आज वो सड़कें इतनी बढ़िया बनी हैं जिस पर कभी पैदल चलना मुश्किल था, अपने आप गांव में सड़कें बन रही हैं। नेशनल हाईवे तो बनी रहे हैं, जहां कभी डेवलपमेंट नहीं होता था वहां उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार ने विकास पहुंचाया है, और आज की तारीख में बहुत अच्छी सड़कें बनी हैं। इसका कारण है कि पहले जो पैसा धन का जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग होता था, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, लेकिन पिछली सरकारों ने जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग किया है, और आज की सरकारें ईमानदारी के साथ जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जनता के डेवलपमेंट में खर्च कर रही है। इसलिए मैं गांव गली में डेवलपमेंट देख रहा हूं, हर तरह का विकास देख रहा हूं, और बिना किसी प्रयास के देख रहा हूं, क्योंकि सरकार के खजाने में जब पैसा बच रहा है और सरकार उसका सदुपयोग ईमानदारी के साथ कर रही है, तो हमारे क्षेत्रों का विकास हो रहा है। मैं पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार ईमानदारी से पब्लिक मनी का उपयोग जनता के हित के लिए कर रहे हैं, और अपने आप स्वतः दिखाई दे रहा कि हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है। अपने बारे में कुछ बताइए, आप जिस तरह से विकास कार्य भी करवाते हैं, अपने बारे में कुछ हमसे शेयर करिए। कैसे क्या दिनचर्या रहती है आपकी, कैसे क्या करते हैं, लोगों से कैसे मिलते हैं? क्योंकि मैं देखता हूं कि एक जनता दरबार भी आप लगाते हैं, मेरे ख्याल से इतवार को कि शनिवार को, ऐसे कुछ शनिवार। देखिए, ये विषय तो निश्चित तौर से राजनीतिक व्यक्तित्व का है। मैं पूर्णकालिक राजनीतिक सामाजिक व्यक्ति हूं, लेकिन राजनीति चुनाव के दौरान तो मैं करता हूं। चुनाव के पहले जैसे आज का समय है, मैं बिना राजनीतिक चोला ओढ़े समाज की सेवा करता हूं। मैं अपने को मानता हूं कि मैं रायबरेली में मैंने जन्म लिया है, रायबरेली ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी की सेवा कर सकता हूं। तो निश्चित तौर से शनिवार रविवार 2 दिन तो मैं परमानेंटली बैठ करके रायबरेली जनपद के जो भी सफरर प्रभावित व्यक्ति आते हैं, जिनकी मैं किसी रूप में मदद कर सकता हूं, हंसते हुए पूरी मदद उनकी करने का प्रयास करता हूं। उसके बाद जो 4-5 दिन हमारे पास बचते हैं, उनमें भी कम से कम 2 दिन उन समस्याओं को लेकर लखनऊ के अधिकारी और मंत्री और मुख्यमंत्री से जूझता हूं कि इन लोगों की समस्याओं का निस्तारण हो। उसके बाद कम से कम 2 दिन सप्ताह में मैं क्षेत्र में भ्रमण करता हूं। तो मैं एक राजनीतिक व्यक्ति की हैसियत से नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से नहीं, रायबरेली के नागरिक की हैसियत से भी मैं रायबरेली वासियों की सेवा करता हूं। मेरे घर कोई आता है तो ये कभी पूछा नहीं जाता है
ये कभी भेदभाव रख के उसकी सेवा नहीं की जाती है कि आप किस समाज के हो, किस राजनीतिक दल के हो, मुझसे से कोई लेना देना नहीं है। जब मैं 5 साल सेवा करूंगा तो मुझे यकीन है कि अगर दूसरे दल का व्यक्ति होगा और मैं ईमानदारी से उसकी सेवा करूंगा तो एक दिन वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करते हुए मेरे साथ वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगी, जिससे भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। इस नियत से मैं रायबरेली वासियों की सेवा करता हूँ। दिनेश जी, थोड़ा सा पर्सनल सवाल है, राजनीति और घर को चलाना कैसे देखते हैं आप, कैसे चलाते हैं? क्योंकि घर को चलाना में बहुत बड़ी बात होती है। आप 5 भाई हैं, पांचों एक परिवार में एक साथ में रहते हैं। ये सच है कि मेरे पिताजी अपने माँ बाप के अकेले थे जी, और उन अपने पिताजी के हम 5 भाई और 5 बहनें हैं। 10 लोगों का परिवार है, जो इस समय बढ़ करके 82 लोगों की मेरे परिवार में संख्या है, बहनों और भाइयों के बच्चे, फिर उनके नाती मिला करके। और मुझे खुशी है कि 82 के 82 परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं, किसी में कभी कोई मतभेद नहीं हुआ है। ये माँ का हमारे संस्कार है, माँ का आशीर्वाद है, पिताजी का आशीर्वाद है, रायबरेली वासियों का आशीर्वाद है कि मैं निश्चित तौर से अपने अच्छे से परिवार को चलाता हूँ। और जो अच्छा परिवार चला सकता है वो अच्छा जिला चला सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। रायबरेली वासी इसलिए हम पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि दिनेश सिंह अगर अच्छा परिवार चला सकते हैं तो अच्छा जिला भी चला सकते हैं, ऐसा उनके मन में विश्वास है। और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान मुझे इतनी ताकत दे कि रायबरेली वासियों को बिना किसी भेदभाव के सेवा, जब तक सांस रहे तब तक उनकी सेवा करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि S7 के संवाद कार्यक्रम में आपने शिरकत की, और S7 की पूरी टीम आपको शुभकामनाएं देती है कि सर आप और आगे बढ़ें और रायबरेली का अच्छा डेवलपमेंट करें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू प्रशांत जी। मैं भी एक बार फिर से आपको धन्यवाद देता हूं और फिर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप S7 के माध्यम से रायबरेली की आवाज बनते हुए रायबरेली को एक साथ ऊंचाइयों पर लेके जाएं और खुद भी ऊंचाइयों पर पहुंचे। ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे दिनेश प्रताप सिंह MLC, जिन्होंने साफ तौर पर S7 को शुभकामना दी, बधाई दी और डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने हमसे एकदम बेबाकी से बातचीत की। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात संवाद में किसी और के साथ में। नमस्कार।